गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है अपक्षय या वेदरिंग। ये टॉपिक बीए पार्ट 1 के पेपर ज्योग्राफी के पेपर 1 फिज़िकल ज्योग्राफी के यूनिट 2 का एक भाग है। इस टॉपिक में हम अपक्षय के 3 प्रकार भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपक्षय क्या होता है। तो किसी भी चट्टान का स्वस्थानीय विखंडन की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। अर्थात अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया और उससे उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अपक्षय में चट्टान चूर्ण के परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। ये मुख्य अंतर है अपक्षय और अपर्दन में। अपर्दन की क्रिया में जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं उनको परिवहन द्वारा, जैसे परिवहन के माध्यम क्या होते हैं, नदी, हिमानी, वायु, भूमिगत जल, सागरीय लहर इत्यादि द्वारा और टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ और उनके द्वारा जो कटाव है उनकी क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में अपक्षय और अपर्दन ये दोनों अनाच्छादन की क्रिया का ही भाग है। लेकिन आपके कोर्स में क्या है, अपक्षय है। अपक्षय के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसको नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपक्षय की क्रिया को कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं। अपक्षय को नियंत्रित करने वाला पहला कारक है चट्टान का संगठन तथा संरचना। क्योंकि अपक्षय का मुख्य रूप चट्टान में विघटन और वियोजन है, अतः स्पष्ट है कि कमजोर तथा असंगठित चट्टानों में ये क्रियाएं आसानी से घटित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें चूना पत्थर की, जो कि एक रंध्रपूर्ण और घुलनशील खनिजों वाली चट्टान है, उसमें रासायनिक अपक्षय शीघ्रता से संपन्न हो सकता है। चट्टानों की जो परत की स्थिति है उसका प्रभाव भी अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है। जिन चट्टानों में इन परतों की स्थिति यदि लंबवत होती है तो उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल, हवा इत्यादि का प्रभाव शीघ्र होने लगता है और ये चट्टानें ढीली पड़ने लगती है और लंबवत स्तर के कारण इनकी टूटन और गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत यदि चट्टानें क्या हो, क्षैतिज रूप में हो तो उनका संगठन मजबूत होता है और उनका विघटन और वियोजन आसानी से नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि चट्टान का जो संगठन और संरचना है वो अपक्षय को प्रभावित करती है। दूसरा जो कारक है वो है स्थल के ढाल का स्वभाव। ढाल यांत्रिक अपक्षय तथा मुख्य रूप से अपक्षय से जो उत्पन्न चट्टान चूर्ण है उसके सरकने को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। यदि किसी भी स्थान में चट्टानी भागों का ढाल खड़ा है तो यांत्रिक अपक्षय के कारण जरा भी विघटन होने से, चट्टानों में ढीलापन आने से चट्टानों का भाग शीघ्र टूटकर नीचे सरकना प्रारंभ हो जाता है। यदि अपक्षय से उत्पन्न सामग्री का शीघ्र स्थानांतरण हो जाता है तो अपक्षय की गति और अधिक प्रबल हो जाती है और यदि इसके विपरीत सामान्य ढाल हो तो अपक्षय तीव्र रूप में नहीं हो पाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि ढाल तीव्र तो अपक्षय अधिक होगा और ढाल यदि मंद है या सामान्य है तो अपक्षय कम होगा। तीसरा हमारा कारक है जलवायु में विभिन्नता। यह कारक 2 रूपों में प्रभाव डालता है। एक तो यह कि भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की विभिन्नता के कारण अपक्षय में भिन्नता और उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। जैसे हम बात करें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भागों की, तो वहाँ पर अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय भी अधिक होता है।
इसके विपरीत यदि हम बात करें उष्ण तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले भागों की, तो इन भागों में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है। यदि हम शीत जलवायु वाले भागों की बात करें तो यहाँ पर सभी प्रकार के अपक्षय प्राय नगण्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पर धरातल पूर्ण रूप से जमकर बर्फ से आच्छादित हो जाता है। तो रासायनिक और यांत्रिक सभी प्रकार के जो अपक्षय है वो स्थगित हो जाते हैं, और ये क्रिया तब भी सक्रिय हो पाएगी जब उन स्थानों पर बर्फ पिघल जाती है। इसके अलावा एक ही स्थान पर जलवायु की जो वार्षिक विभिन्नता है उसका प्रभाव भी अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मानसूनी जो गर्म प्रदेश है उनमें वर्षा काल में अधिक नमी और ताप के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होगा, लेकिन शुष्क जो ग्रीष्म काल है उसमें यांत्रिक अपक्षय ज़्यादा सक्रिय रहेगा। अपक्षय को नियंत्रित करने वाला चौथा कारक है वनस्पति का प्रभाव। किसी भी स्थान विशेष में जो वनस्पतियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति है वो अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव डालती है। जो वनस्पतियां हैं वो आंशिक रूप में अपक्षय के कारक भी है और आंशिक रूप में उसके लिए अवरोधक भी है, क्योंकि वास्तव में वनस्पतियां अपने जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़े रखती है और जिससे चट्टान का जो संगठन है वो अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार वनस्पतियों के आवरण से सूर्यताप आदि का प्रभाव है वो आवरण के नीचे वाली चट्टानों पर नहीं हो पाता है। इस कारण से जिन भागों में वनस्पतियों की स्थिति होती है वहाँ अपक्षय सीमित होता है, परंतु इनके अभाव में स्थिति पूर्णतया विपरीत होती है। यहाँ हमने अपक्षय को नियंत्रित करने वाले चारों कारकों के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं अपक्षय के प्रकार की, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। आपके अपक्षय के 3 प्रकार सिलेबस में हैं: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अपक्षय की। भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय क्या होता है कि जब सूर्यातप, तुषार, वायु इत्यादि के द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया होती है तो इसे हम यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। यांत्रिक अपक्षय में यद्यपि जो ताप का परिवर्तन है वो सबसे अधिक प्रभावशाली कारक है, फिर भी इसके अंतर्गत दाब मुक्ति, जल का जमना, पिघलना, गुरुत्व इत्यादि का भी सहयोग रहता है। हम अब इन सभी कारकों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला कारक है ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तापीय परिवर्तन द्वारा चट्टानों का फैलाव और संकुचन द्वारा विघटन कार्य है ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक संपन्न होता है। इन स्थानों में रेत कणों की अधिकता के कारण दैनिक तापांतर अधिक होता है और उस कारण से चट्टानों का खुला हुआ भाग या जो नग्न भाग है वो दिन में अत्यधिक ताप के कारण गर्म हो जाता है और उसके कारण से उसकी जो बाहर की परत है वो फैलने लगती है। रात के समय वहाँ पर क्या होता है, इसकी विपरीत दशा होती है, क्योंकि तापक्रम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसके कारण से चट्टानें शीतल होने लगती है और उनकी बाहरी परत में संकुचन होने लगता है। तो इस प्रकार जो चट्टानों के तप्त होने और शीतल होने की जो क्रिया है उसकी पुनरावृत्ति के कारण चट्टानों में बराबर फैलाव संकुचन चलता रहता है और उनके कारण से चट्टानों में तनाव और खिंचाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस जो क्रमिक फैलाव और संकुचन है इसके कारण से चट्टानों में समानांतर जोड़ और संधियों का विकास हो जाता है और इन संधियों के सहारे ही चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ताप के कारण चट्टानें क्या होती है, बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित हो जाती है। हम बात करें सेकंड कारण की, तो हम देखते हैं कि शुष्क मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक होता है वहाँ पर बड़े बड़े कणों वाली जो चट्टानें हैं वो टूट टूट कर बिखरने लगती है और इसके कारण से कई ऐसी परतदार और आग्नेय चट्टानें होती है जो बड़े बड़े कणों वाली होती है और उनके खनिज, रंगों इत्यादि में पर्याप्त विभेद होता है।
वहाँ पर किसी चट्टान विशेष की संरचना जो विभिन्न रंगों द्वारा हुई होती है, उनमें विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ चट्टानें अधिक ताप को एब्जॉर्ब कर पाती है, कुछ कम कर पाती है। तो इस प्रकार एक ही चट्टान विशेष के विभिन्न भागों में ताप की विभिन्न मात्रा का शोषण होता है या एब्जॉर्ब करती है। फलस्वरूप उनका फैलाव भी अलग अलग होता है। इसी तरीके से यदि हम रात के समय बात करें तो तापक्रम में कमी के कारण उस चट्टान के विभिन्न भागों में भी संकुचन की मात्रा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। नतीजा ये होगा कि चट्टान के विभिन्न भागों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और चट्टान का छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन प्रारंभ हो जाता है। जब भी ये क्रिया घटित होती है उस समय विचित्र प्रकार की आवाज़ें आती है। नेक्स्ट है वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूट टूट कर बिखरना। गर्म प्रदेशों में जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ इस क्रिया का संपादन अधिक होता है। सूर्य तप के द्वारा जो तप्त चट्टान हैं उनके ऊपर जब अचानक वर्षा की फुहार पड़ने लगती है तो उनमें शीघ्रता से चटकने पड़ जाती है और चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तुषार द्वारा यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में जो विघटन है वो शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय भागों में अधिक प्रचलित होता है। इसके अलावा उच्च पर्वतों के ऊपरी भागों पर भी यह क्रिया अधिक सक्रिय होती है। वास्तव में यह क्रिया उन स्थानों में अधिक क्रियाशील होती है जहाँ पर जल का जमना और पिघलना क्रम से एक दूसरे के बाद घटित होता है। ये जो तुषारपात की क्रिया है इसका संपादन दो रूपों में होता है। पहला तो चट्टान के जो कण हैं उनके अंदर स्थित जल का जमना और पिघलना, और दूसरा होता है चट्टानों के दराजों में स्थित जल के द्वारा। जो प्रथम प्रकार का विघटन है उसमें चट्टानों के कणों के अंदर जल समाविष्ट हो जाता है। रात के समय यह जल जमकर बर्फ बन जाता है और दिन में पिघलकर तरल हो जाता है। और इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण जो चट्टान विशेष के कण हैं उनमें दबाव और तनाव होने से चट्टान का छोटे छोटे कणों में विघटन प्रारंभ हो जाता है। जबकि जो दूसरी क्रिया है उसमें चट्टानों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र या दराज होते हैं उनमें जल एकत्रित हो जाता है। दिन के समय जल का समावेश इन रिक्त स्थानों में हो जाता है और रात के समय ताप में कमी होने और उसके हिमांक बिंदु के प्राप्त हो जाने के बाद रिक्त स्थानों में जो स्थित जल है वो जमकर बर्फ के रूप में ठोस हो जाता है। फलस्वरूप दराजों में संकुचन होने लगता है और इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण चट्टानों के दराजों में फैलाव और संकुचन होने लगता है। चट्टान कमज़ोर हो जाती है, विघटन प्रारंभ हो जाता है और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वायु तथा ताप द्वारा अपदलन। रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप और वायु के सम्मिलित कार्य के द्वारा चट्टानों की परतों से सकेंद्रीय परत अथवा क्षैतिज परतों का बिलगाव होता है और इस क्रिया को हम अपदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं। ये क्रिया मुख्य रूप से रवेदार चट्टानों में अधिक होती है। यदि किसी भी क्षेत्र में चट्टान के ऊपरी भाग और उसके नीचे वाले भाग जब विभिन्न दर से गर्म होते हैं तो जो क्रिया होती है उसे हम फ्लैकिंग क्रिया कहते हैं और इनके कारण से चट्टान टूट जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दाब मुक्ति द्वारा विघटन तथा अपदलन। कई जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती है वो पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी हुई रहती है। उस कारण से उन पर अत्यधिक दबाव और ताप काम करता है। लेकिन ऊपर की चट्टानों के द्वारा जब अपरदन द्वारा उनका लोप हो जाता है तो ये जो नीचे दबी हुई चट्टानें हैं ये दृष्टिगत होती है। अब उनके ऊपर से जब दबाव हट गया है तो उन चट्टानों में दरार आ जाती है और उनका विघटन और अपदलन होना आरंभ हो जाता है। भौतिक अपक्षय के बाद अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। रासायनिक अपक्षय
मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और सिलिका का पृथक्करण। सबसे हम पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब वायु में जो ऑक्सीजन विद्यमान है उसका जब संयोग जल से होता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है और इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं और उसके कारण से चट्टानों में वियोजन होने लगता है। इसी क्रिया को हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से हो जाता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। इन कार्बोनेट के कारण ही चट्टानों के घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेते हैं और इसी क्रिया के कारण कार्बोनेशन को हम घोलन क्रिया भी कहते हैं। तीसरा है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन या जल योजन में क्या होता है कि चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के जो खनिज है उनमें हाइड्रेशन की क्रिया होती है। तो जो चट्टानें होती है वो जल सोख लेती है और उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी ये जो विस्तार है वो प्रारंभिक आयतन से 2 गुना तक हो जाता है और इस क्रिया में कभी कभी जो मौलिक चट्टान है उसके वास्तविक आयतन में 88% तक भी विस्तार हो जाता है और चट्टान के इस आयतन में विस्तार के कारण उसके जो कण खनिज है उनमें तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और उसके कारण से चट्टानें फैलकर टूटने लगती है। नेक्स्ट हमारा है सिलिका का पृथक्करण। हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चट्टानें हैं जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाता है तो उस क्रिया को ही हम सिलिका का पृथक्करण कहते हैं। ये हमने बात की रासायनिक अपक्षय की। हमारा अपक्षय का तीसरा प्रकार है जैविक अपक्षय, जो मुख्य रूप से 3 तरीके से हो सकता है, या तो जीव जंतुओं द्वारा या वनस्पतियों द्वारा या मानव जनित। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय किस तरीके से संपादित होता है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसमें मिट्टी में रहने वाले कई तरह के कीड़े मकोड़े और बिलकारी जीव होते हैं जो शनय शनय परंतु लगातार धरातलीय चट्टानों में अपने विनाशात्मक कार्य जैसे बिल वगैरह बनाने, खनन कार्य वगैरह द्वारा उसे ढीली बनाते रहते हैं। बिलकारी जीवों में जैसे कि गोफर हो गया, दीमक, चींटी, चूहा इत्यादि, ये अपने निवास बनाने के लिए चट्टानों को खोदते हैं, उनमें बिल बनाते हैं और उसके कारण से जो चट्टानें हैं वो कमज़ोर हो जाती है और उनका विघटन हो जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, खासकर जो केंचुए इत्यादि है, उनका जैविक अपक्षय में बहुत बड़ा योगदान रहता है। सेकंड है हमारा वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। वनस्पतियों के द्वारा जो अपक्षय है वो 2 रूप में हो सकता है। पहला यांत्रिक और दूसरा रासायनिक। यांत्रिक अपक्षय में जो वृक्ष, झाड़ी या छोटे छोटे पौधे हैं उनकी जड़ें पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाती है और इसके कारण से जो चट्टानों की दराजें हैं जिनमें उनकी जड़ों का प्रवेश होता है फैलने लगती है और तनाव के कारण उनका विघटन हो जाता है। वनस्पतियों के द्वारा जो रासायनिक अपक्षय होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्राय सभी प्रकार की वनस्पतियों की जो जड़ें हैं वो चट्टानों के कुछ तत्वों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है और उसके कारण से चट्टानें कमज़ोर हो जाती है। जो वनस्पति होती है उनकी जड़ों में प्राय जल युक्त बैक्टीरिया होते हैं जो कि चट्टानों के खनिजों को घोलकर उनसे अलग कर लेते हैं और चट्टानों को कमज़ोर बना देते हैं और चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। जैविक अपक्षय का तीसरा कारक है मानव जनित अपक्षय। मानव एक जैविक जंतु है, लेकिन जो प्रौद्योगिकी मानव है उसने अपक्षय की क्रिया को कई गुना अधिक कर दिया है। जो औद्योगिक तरीके हैं आज के समय में, जैसे खनिजों की प्राप्ति के लिए खनन कार्य,
जो सड़क निर्माण या खनिजों के लिए डायनामाइट इत्यादि के द्वारा पहाड़ियों को उखाड़ना, औद्योगिक और निर्माणकारी कार्यों के लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो खनन कार्य इत्यादि किया जाता है, इन सब ने शैलों के विघटन में बहुत अधिक तीव्रता ला दी है। इस प्रकार इस टॉपिक में हम सभी ने अपक्षय के 3 प्रकार, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एवं जैविक अपक्षय का अध्ययन किया। धन्यवाद।